जब एग्जाम्स करीब होते हैं तो बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, जितने ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। लास्ट वीक्स में मैंने आपको सिंगल सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी और अब से हम मिक्स्ड करते जाएंगे धीरे धीरे सेक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उससे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बना दी है। इसमें हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है। तो एग्जाम से पहले ये जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना करके डाली है अपने पेज पे, ये आपके लिए वरदान। तो आज से हम लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को खासकर आज के दिन मिला जुला करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उससे ये होगा कि भाई पहले हम लोग ने अलग अलग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करी, वो थोड़ा आसान था, लेकिन अब हम उसे कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। देखो भाई, वीडियोस बनाने को बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं करंट मुद्दे पे कि क्या एनटीए आएगा, क्या एनटीए नहीं आएगा, क्या होगा, उस पे व्यूज भी बहुत आते हैं। लेकिन मेरा एम है यहां आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से कराना। व्यूज सेकेंडरी है, व्यूज बाद में है, लेकिन सबसे पहले है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसी तरीके से सरल भाषा में नो बकवास और केवल टू द पॉइंट जो लेक्चर्स हैं वो बनाए हुए हैं पेपर 1 के, तो जरूर से उनको भी आप देख लें अगर 15 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करना चाहते हैं पेपर 1 का। तो ये भी आप सबके लिए यूट्यूब पे फ्री है। इसके लिए टेलीग्राम पे मैं आपको दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता हूं ताकि स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस लगाने की भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। इसका भी कोई शुल्क नहीं है, तो जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है एडवांस्ड प्रैक्टिस के लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना डिले के आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लर्निंग स्ट्रेटजी से दिसंबर 2023 से क्वेश्चन आया है। तो यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। अब यहाँ पे जिनको माइंड मैपिंग पता है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है या कहीं और पढ़ा है, तो उनको ये क्लियरली आ गया होगा, लेकिन माइंड मैपिंग आपको पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। माइंड मैपिंग का मतलब होता है माइंड को मैप की तरीके से सामने ड्रॉ कर लेना, यानी माइंड में जो आपके विचार हैं उन्हें सीक्वल में अरेंज करके अपने सामने मैप बना लेना, ताकि लंबे समय तक सही ऑर्डर में वो विचार आपके दिमाग में ज्यादा देर तक टिक पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे माइंड में कोई टॉपिक है एआई, है ना, मान लो आजकल एआई ट्रेंड में भी है, मान लो मेरे दिमाग में टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, तो मैं क्या कर सकता हूं, बीच में एआई को बॉक्स में बना के यहाँ पे उसके कुछ प्रॉज लिख सकता हूं, इधर जो है तीर लगा के यहाँ इसके कुछ कॉन्स लिख सकता हूं, यानी अच्छी बातें और बुरी बातें मैं एक डायग्राम के थ्रू ऐसे अरेंज कर सकता हूं। तो ये डायग्राम क्या है, माइंड मैप है। मेरे माइंड में जो विचार हैं उन्हें मैंने सिस्टमैटिक तरीके से अपने सामने अरेंज कर दिया है, ताकि लंबे समय तक मैं इन विचारों को अपने दिमाग में रख पाऊं और तब प्रोड्यूस कर पाऊं जब मुझे इनकी जरूरत हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब है माइंड मैप का। तो यहां कह रहा है कौन से जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो माइंड मैप के बेनिफिट्स नहीं है, माइंड मैप के जो है लाभ नहीं है। सबसे पहला कह रहा है मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होता है, यानी कि दिमाग में ज्यादा देर तक आप कंटेंट को रख पाते हो, सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। एनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और प्रॉब्लम को आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो, सही बात है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अरेंज्ड दिमाग में इंफॉर्मेशन होगी उतनी आप उसको अच्छे से यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बिल्कुल सही बात है, जब आपके दिमाग में कोई नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होता। आप देखते ना एग्जाम से पहले कैसे बहुत बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं, उसका कुल इतना कारण है कि पढ़ा तो है और ढेर सारा पढ़ा है और इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि दिमाग में वो अरेंज्ड नहीं है प्रॉपरली, ये स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण है। तो ये भी सही बात है, इसलिए सही आंसर नहीं होगा। फाइनली बचता है मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, ये जानकारी को समझने में ज्यादा कठिन बना देता है।
तो माइंड मैप हमने देखा कि ये जानकारी समझने में आसान बना देता है, कठिन नहीं बना देता, इसलिए ये सही आंसर है, क्योंकि ये एक लाभ नहीं है माइंड मैपिंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सैंपलिंग के टाइप से क्वेश्चन लिया गया है अगस्त 2024 से, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है अगर आपको सैंपलिंग के टाइप्स पता है। यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, तो आपको इन पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कौन कौन से प्रकार हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, पहचान करने हैं। तो यहाँ पे दिया है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो जैसे मैंने आपको सरल तरीका बताया है, किसी भी सैंपलिंग के नाम में अगर रैंडम आता है तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कहीं कहीं ये केवल सिंपल कहीं कहीं केवल ये रैंडम सैंपलिंग भी लिखा होता है। तो रैंडम सैंपलिंग लिखा हो या सिंपल रैंडम सैंपलिंग लिखा हो, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। इसके अलावा लिखा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कहीं कहीं पे लिखा होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, कहीं कहीं पे पूरा लिखा होता है। तो ये भी, क्योंकि दोनों में ही रैंडम आ रहा है, तो ये दोनों ही हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आएंगे। इसके अलावा स्नोबॉल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस सैंपलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू टीच अ पर्टिकुलर टॉपिक, अ टीचर फर्स्ट गिव्स द स्टूडेंट टू वॉच प्री रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ द लेक्चर एट होम and then engages the students in discussion and problem solving activities in the class. This is an example of, कह रहा है एक टीचर जो है इससे पहले कि स्टूडेंट्स क्लास में आए पढ़ाई करने के लिए उन्हें प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा है। किस पे बेस्ड है ये वीडियोस? ये वीडियोस बेस्ड हैं लेक्चर के। जो भी टीचर पढ़ाना चाहता है वो क्लास में नहीं पढ़ाता, पहले वो वीडियो भेज देता है बच्चों को कि ये चीज घर पे देख लो, और जब वो बच्चे घर पे उन वीडियोस को देख लेते हैं जो कि लेक्चर्स के वीडियोस हैं, तो जब वो जो स्कूल में अपने जाते हैं, क्लास में अपने जाते हैं, तो टीचर जो है उनके साथ उन वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होती हैं। तो ये किस प्रकार के टीचिंग टेक्निक का उदाहरण है? ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब क्लासरूम की एक्टिविटी जहां उल्टे तरीके से हो। तो जनरली क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है और घर जाके जो टीचर ने पढ़ाया उस पे आप होमवर्क करते हैं। बट यहां पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ा है आपने उसके बेसिस पे एक्टिविटीज आप क्लास में जाके कर रहे हैं। तो यहां सही जवाब है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का फायदा यह है कि जो इंपॉर्टेंट समय है टीचर का वो बचता है। जो चीज आप बिना टीचर के भी कर सकते हैं वो तो आप घर पे कर ही लेते हैं। टीचर का काम होता है डाउट सॉल्विंग करना, जो घर पे टीचर आपके पहुंच के नहीं करा सकता। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following research design would allow systematic elimination of extraneous variable other than those you are interested in? कह रहा है कौन सी प्रकार की रिसर्च होती है जिसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है उसे सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करने या सिस्टमैटिकली उस रिसर्च से रिमूव कर दिया जाता है। यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या? वो वेरिएबल्स जिनमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को सिस्टमैटिकली हटा देते हैं? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है समझ लो, ऐसे रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ेगा उसे ऑब्जर्व करते हैं, और जो बाहरी वेरिएबल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए अपने रिसर्च में उनको एलिमिनेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन लिया गया है, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से। यह कह रहा है रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट
that they are being studied is considered as। कह रहा है कि अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात के लिए वेल अवेयर हैं, भली भांति इसको जानते हैं कि दे आर बीइंग स्टडीड, कि उनकी स्टडी हो रही है, वो जो रिस्पॉन्स करेंगे, वो जो आंसर देंगे, कोई एक्सपेरिमेंटर है उसको इवेल्युएट करेगा, उसको देखेगा, उसको सुनेगा और जज करेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है एक्चुअल बिहेवियर से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का प्रभाव ये कहलाता है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स, इंटेंशनल रिस्पॉन्स, डिजायर इफेक्ट या रिएक्टिव इफेक्ट। तो आप ध्यान से समझ लें इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जब भी पार्टिसिपेंट्स वेल अवेयर होते हैं कि उन्हें स्टडी किया जा रहा है, तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्चुअली में जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उससे बदल जाता है, और जो बिहेवियर चेंज होता है इसकी ये एक प्रॉब्लम होता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने में। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस डेली लेट जाते हैं, कभी 10 बजे, कभी 10:15 बजे, कभी 10:30 बजे, लेकिन मान लीजिए कि अगले दिन से जो है कैमरास लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं आपके ऑफिस में। तो उससे क्या होगा, अब आप अवेयर हो गए कि नहीं भाई कोई आपको वॉच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक तो ऑफिस टाइम पे जाना स्टार्ट कर देंगे सही से, और अगर आप वहां पे किसी भी तरीके से बैठ जाते थे तो क्योंकि अब आपके दिमाग में है कि कोई आपको वॉच कर रहा है तो आप प्रॉपरली बैठेंगे। इंटरव्यूज में भी यही होता है, इनफैक्ट डेटा कलेक्शन के समय भी यही होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि कोई उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो बिल्कुल एक्चुअल रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं कुछ पता होता। जैसे एथनोग्राफी में हम देखते हैं कि रिसर्चर छुप छुपा के जाता है डेटा कलेक्ट करने ताकि अपना ओरिजिनल डेटा वो दें। लेकिन जहां अगर पार्टिसिपेंट्स को पता है कि उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है या कोई रिसर्चर या कोई एक्सपेरिमेंटर उनका डेटा ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वहां जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं कॉन्शियसली। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम कहते हैं रिएक्टिव इफेक्ट, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आप कह सकते हो अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है। टीचिंग एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। अगस्त 2024 का एक क्वेश्चन है, यहां कह रहा है विच हायर ऑर्डर नॉलेज कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन हाउ वेल एंड क्विकली वन स्टूडेंट लर्न मटेरियल। ठीक है, कह रहा है एक ऐसी प्रकार की हायर ऑर्डर नॉलेज। तो हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आप सबको पता होगा। लोअर ऑर्डर होता है रट्टा मारना, ऐसी नॉलेज, और हायर ऑर्डर मतलब होता है कि दिमाग के आधार पे कोई क्रिएटिव नॉलेज, है ना। तो ऐसी कौन सी हायर ऑर्डर थिंकिंग या नॉलेज है, अगर वो किसी स्टूडेंट के पास होती है तो स्टूडेंट जो है वो लर्निंग का काम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर सकता है। तो वो कौन सी स्किल है, वो कौन सी हायर ऑर्डर नॉलेज है? डेक्लेरेटिव नॉलेज, रोट लर्निंग, मेटाकॉग्निशन या प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मतलब स्टेप वाइज कोई चीज याद करना। डेक्लेरेटिव भी अगेन वही है कि एक स्टेटमेंट के रूप में कोई चीज आपको दी गई है, डेक्लेरेशन के रूप में दी हुई है, उसको याद कर लेना। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मार लेना। एंड मेटाकॉग्निशन, तो यहां सही जवाब है हमारा मेटाकॉग्निशन। क्यों है मेटाकॉग्निशन सही जवाब? क्योंकि मेटाकॉग्निशन का मतलब है एक तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब आप अपनी सोच, अपने दिमाग को भी समझ सकते हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके विचार कहाँ जाते हैं, यानी अपने ही विचारों पे विचार कर पाने की जो क्षमता है वो मेटाकॉग्निशन होती है। और ये जिस भी स्टूडेंट के पास होती है उसे पता होता है कि मुझे नेट कैसे क्वालिफाई करना है, मुझे यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करना है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स रिफ्लेक्ट। अगर आप अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, या कोई टैक्टिक्स, कोई तरीका, कोई उपाय या कोई युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी आप इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक स्तर पे विनम्र हैं। ओवर लर्निंग, जरूरत से ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं। रोट लर्निंग, रट्टा मार रहे हैं। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो यहां पे सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो ये सवाल आपके लिए सरल है, अदरवाइज कठिन है।
मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है आपकी सोच कैसी है उस पे भी विचार करना या उसके बारे में समझ रखना। कभी कभी क्या होता है कि हम बस काम करते रहते हैं लेकिन हमारी सोच कैसे काम करती है हमें पता नहीं होता है। जीवन में जो परिस्थिति आती है हम करते रहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम बोलेंगे कि इसके पास मेटाकॉग्निटिव नॉलेज नहीं है। मतलब उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी अवेयरनेस कैसे काम करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के पास नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज करें, यानी कि आपको पहले से पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और अपने दिमाग के अनुसार, अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप कुछ तरीके यूज करते हैं ताकि अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। इसका क्लियर मतलब यह है कि आपको पता है कि आपका दिमाग, आपकी अवेयरनेस कैसे काम करती है। तो ये क्लियरली क्या है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सो गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सितंबर 2024 का क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से सैम्पलिंग के टाइप से। तो जैसा आपको पता है सैम्पलिंग के टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो सरल तरीका यह है कि वो सारी की सारी सैम्पलिंग के टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं जिनमें रैंडम लगा होता है। जैसे एक तो यहाँ सीधे लिखा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है, इसको भी, इसका जो फुल नाम होता है वो होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर आपने याद किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों जो है ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। बाकी बचा स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो ये आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है या दूसरे अर्थों में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी एंड डी। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने लगाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो सारी देख डालिए। इस बार के भी क्वेश्चन है, पिछले साल के भी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न रहता है। तो आपकी अगले बार के एग्जाम के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी ये सारे क्वेश्चंस देख करके। तो इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को एडवांस करना चाहते हैं और हर एक सेक्शन के अलग अलग सॉर्टेड टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो इसको आप जरूर से देखें। इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं। सेक्शन वाइज और ईयर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के। इसके अलावा फुल कोर्स भी बना हुआ है और बिल्कुल सेक्शन वाइज है, टू द पॉइंट तरीके से। 1 घंटे की बात 10 मिनट में समझाई गई है, बिना जल्दबाजी किए, केवल सही शब्दों का सिलेक्शन करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो। इसमें भी 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो इसका भी डेमो जरूर से देखें। डेमो प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करना है। तो सारे जो ट्यूटोरियल है, कैसे आपको एक्सेस करना है, इंटरफेस कैसे काम करता है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।